सुप्रभात बच्चों। जैसा कि सभी लोग जानते हैं कि आपका परीक्षा जो होना है तय है। आप साइंस का आप आज सेट 2 हम लोग देखेंगे, जिसमें कि आपको पिछले सेट 1 में आपको बहुत सारा चीज़ बता दिया गया था, तो इसमें सभी बताने की ज़रूरत नहीं है। सेट 1 आपको बता दिया गया है। सेट 2 आज मैं बताऊंगा। विषय साइंस रहेगा, जिसमें क्वेश्चन सेम 1 to 19 रहेंगे। अभी क्या इसको बताया जाए, जो आप जान रहे हैं सब इंट्रोडक्शन। डायरेक्ट हम लोग आते हैं सेक्शन ए में। किन्हीं 5 प्रश्नों का उत्तर दें। आपको पता है कि 1 से 7 तक क्वेश्चन इसमें होता है। पहला प्रश्न है, शक्ति का एसआई मात्रक लिखें तथा उसे परिभाषित करें। आप देख सकते हैं शक्ति का एसआई मात्रक होता है वाट का होता है। वाट आपको एक बताया गया था शक्तिमान पर। शक्तिमान जब आता है तो सभी को वाट लगा देता है। इस पर मैं बताया था याद करने का तरीका। 1 वाट की परिभाषा, यदि किसी स्रोत द्वारा 1 सेकंड में 1 जूल ऊर्जा उपलब्ध या खर्च किए जाएं तो इस स्रोत को 1 वाट कहते हैं। 1 वाट बराबर होता है 1 जूल प्रति सेकंड, यानी 1 वाट इक्वल टू 1J/1S, यानी जूल प्रति सेकंड होता है, जो 1 के रूप में लेके हम लोग लिखते हैं 1 वाट बराबर। अब देख सकते हैं इसमें बहुत कुछ नहीं है, थोड़ा सा आप दिमाग लगाएंगे बन जाएगा। शक्ति का क्या हो जाएगा एसआई मात्रक वाट होगा। जैसे शक्तिमान जब आता है तो सभी को वाट लगा देता है। अब अगला इसका हम लोग देखते हैं सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या है। आवृत्ति को परिभाषित करें, इसका एसआई मात्रक लिखें। डिफाइंड फ्रीक्वेंसी एंड राइट इट्स एसआई यूनिट। एकांक समय में होने वाले दोलनों की कुल संख्या को आवृत्ति कहते हैं। जैसे एकांक समय में जितना बार दोलन होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, आवृत्ति। देख सकते हैं इसमें आवृत्ति, एकांक समय में होने वाले दोलनों की संख्या को क्या कहते हैं, आवृत्ति कहते हैं। जैसे हम लोग फ्रीक्वेंसी देखते हैं कि दोलन इधर घूमता है, इसको हम लोग भी ग्रीक अक्षर न्यू को प्रदर्शित किया जाता है। इसका ऐसा ही मात्रक हर्ट्ज होता है। आप देख सकते हैं इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास दिया हुआ है। अवोगाड्रो के संख्या का मान कितना होता था। कल ही हम लोग बता रहे हैं मोलों की संख्या बराबर ज्ञात करने के लिए बताए थे। n बराबर 6.022 10⁻23 होता है अवोगाड्रो की संख्या। पिछले वीडियो में बताया था, सेट 1 में भी इससे संबंधित एक क्वेश्चन था। आगे हम मोलर द्रव्यमान से आप क्या समझते हैं। किसी पदार्थ के 1 मोल के द्रव्यमान को उसका मोलर द्रव्यमान कहते हैं। इसे कैपिटल M द्वारा निरूपित किया जाता है। मोलर द्रव्यमान को ग्राम प्रति मोल या ग्राम प्रति मोल में व्यक्त करते हैं, यानी G/M में हम लोग व्यक्त करते हैं। तो इसका कहने का मतलब कि बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, आप एक बार पढ़ेंगे आपको आ जाएगा, नहीं तो स्क्रीनशॉट आप जरूर ले लेंगे इसको। अगला जो क्वेश्चन है आपके पास, केनल किरण क्या है, व्हाट इज़ द केनल रे। क्या होता है कि 1886 ईस्वी में गोल्डस्टीन ने एक नया विकिरण की खोज की, जिसे उन्होंने केनल रे का नाम दिया, जिसके द्वारा अंततः दूसरे अपरमाणु कणों की खोज हुई। इस कणों का आवेश इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर किंतु विपरीत होता है। जैसे कहने का मतलब कि इस पर जितना आवेश होता है वो बराबर होता है, लेकिन अगर उसमें 5 है तो इसमें -5 होगा, उसमें 7 है तो -7 होगा। यानी थोड़ा वही है कि विपरीत होता है, और कोई इसमें नहीं है केनल किरण। आगे है 2 संक्रामक रोगों का नाम लिखें। जैसे संक्रामक रोग कैसे फैलता है, कल संक्रामक रोगों के बारे में बताया गया था पिछला सेट में भी, चेचक और हैजा, कैसे विषाणु से जीवाणु से। तो इसमें क्या होता है कि आपका होता है एक, अगला 7 क्वेश्चन है, एक स्वस्थ व्यक्ति किसे कहा जा सकता है। स्वस्थ व्यक्ति, यू कैन डू क्लाइड द हेल्थ पर्सन। एक स्वस्थ व्यक्ति वही होता है जिसमें अपने कार्य करने की क्षमता हो, स्फूर्ति हो, ऊर्जा हो और वह आलस्य रहित हो। ऐसे व्यक्ति अपनी कार्य क्षमता के बल पर अपना कार्य यथासंभव निपटा लेता है। उसका चिंतन सकारात्मक होता है और किसी भी काम के लिए अन्य के भरोसे नहीं होता है, वह स्वस्थ व्यक्ति का रहता है। माने जो भी व्यक्ति अपना काम स्वयं करता है, टाइम से करता है, या सेंसिटिव होता है, कोई भी काम करने के लिए सकारात्मक चिंतन होता है, उसको हम लोग स्वस्थ व्यक्ति कहते हैं। ये नहीं कि जिसका हाथ पैर ठीक रहे उसको हम लोग स्वस्थ व्यक्ति करते हैं। माइंड से भी ठीक ठाक होना ज़रूरी है। आगे है, अब आते हैं हम लोग सेक्शन बी।
इसका 7 क्वेश्चन हो गया, 1 to 7। अब इसमें क्या है कि आपको मात्र 5 क्वेश्चन बनाने थे। अब हम लोग आते हैं सेक्शन बी में। देख सकते हैं सेक्शन बी, इसमें भी आपको क्वेश्चन नंबर 8 से लेके 14 तक रहेंगे, 7 क्वेश्चन, जिसमें मात्र 5 क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में बनाने रहेंगे। आगे हम लोग देखते हैं किन्हीं 5 प्रश्नों को उत्तर दीजिए। पहला है बहुत लंबा क्वेश्चन थोड़ा सा, गतिज ऊर्जा को परिभाषित कीजिए, उन कारणों का उल्लेख कीजिए जिन पर किसी पिंड की गतिज ऊर्जा निर्भर करती है। डिफाइंड काइनेटिक एनर्जी, स्टेट द फैक्टर्स ऑन व्हिच काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी डिपेंड्स। गतिज ऊर्जा से तात्पर्य है कि किसी वस्तु या कण में गति के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसे गतिज ऊर्जा कहते हैं। जैसे बंदूक से निकली हुई गोली, गतिशील हवा, झरने से गिरता पानी इत्यादि गतिज ऊर्जा को हम लोग गतिज ऊर्जा कहेंगे। यानी इसे कैपिटल के द्वारा काइनेटिक एनर्जी कैपिटल के द्वारा दर्शाया जाता है। के बराबर 1/2 mv² होता है। कल जो पिछला वीडियो था उसमें हम लोग इसको प्रूफ कर चुके हैं। यानी समझ लीजिए गति के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसको हम लोग गतिज ऊर्जा कहते हैं। गति के कारण, जैसे बंदूक से निकली हुई गोली से, गतिशील हवा से, झरने से गिरते पानी से, ये गति है सबसे, इससे जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसी को हम लोग गतिज ऊर्जा कहेंगे। वस्तु का द्रव्यमान और उसका वेग दो ऐसे कारक हैं जिन पर किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा निर्भर करती है। वस्तु का द्रव्यमान और वेग दो ऐसे कारक हैं जिन पर किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा निर्भर करती है। आगे है 9 नंबर क्वेश्चन। अब हम लोग देखते हैं इसमें काइनेटिक एनर्जी आप लोग को याद करने की बहुत ज़रूरी है, इसलिए कि इस पर क्वेश्चन भी आता है बनाने के लिए, और कल भी पूछा था और आज भी पूछा था। तो आप देख सकते हैं अगला 9 नंबर क्वेश्चन है, अनुदैर्घ्य तरंग और अनुप्रस्थ तरंग की परिभाषित करें। डिफाइंड लैग्नीट्यूडल वेव एंड ट्रांसवर्सल वेव। अनुदैर्घ्य तरंग वे तरंग हैं जिनके माध्यम से कणों का विस्थापन तरंग की गति की दिशा या उसके विपरीत दिशा में होती है, अनुदैर्घ्य तरंग कहलाती है। वैसे तरंग जिसके माध्यम से विस्थापन तरंग की गति की दिशा उसके विपरीत दिशा में होती है। जैसे मान लीजिए कोई आ रही है तरंग, तो उसके विपरीत दिशा में उसको रोकने का प्रयास करती है, तो उसको क्या कहते हैं हम लोग, अनुदैर्घ्य तरंग कहते हैं। जबकि अनुप्रस्थ तरंग, इसमें अलग प्रकार की तरंगें होती हैं जिनमें कणों के कंपन की गति तरंग के संचरण की गति के लंबवत होती है। जैसे मान लीजिए कि अगर आपके पास एक बाल्टी में पानी है या उसमें एक पत्थर डालते हैं, तो आपको समझ में आ जाएगा कि अनुदैर्घ्य तरंग कैसे उसमें फैल रहा है, धीरे धीरे उसमें फैलेगा। उसी को हम लोग बोलते हैं अनुदैर्घ्य तरंग और अनुप्रस्थ तरंग। अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे थोड़ा सा, इसमें क्वेश्चन नंबर 10 भी देखेंगे। और अनुदैर्घ्य तरंग जो है इसमें बहुत ज़्यादा झंझट नहीं है, आप थोड़ा सा देख लेंगे और इसको स्क्रीनशॉट ले लेंगे या पढ़ लेंगे, बहुत अच्छा ही है। आगे देखते हैं हम लोग इसमें क्वेश्चन नंबर 10। 12 ग्राम ऑक्सीजन गैस 10 मोल में बदलना है। 10 मोल में बदलना है। पहला में है 12 ग्राम ऑक्सीजन आपके पास दिया है। तो कल बताया गया था कि ऑक्सीजन का परमाणु भार कितना, परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, तो ऑक्सीजन का कितना होता है 16। माने ऑक्सीजन का अगर इसमें हम लोग निकालेंगे, ऑक्सीजन के 1 मोल में होता है 16 × 2, यानी O2 होता है। अगर देखना है तो देखिए इधर मैं बता रहा हूँ, जैसे 16 × 2 करेंगे 32 हो जाएगा। जैसे O2 हो गया, O2 में 2 ऑक्सीजन हो गया, यानी हम लोग देखते हैं इसमें कि 16 × 2 करेंगे कितना हो जाएगा, 32 हो गया। 32 हो गया। अब देखिएगा मोल बराबर कल बताए थे द्रव्यमान बटा मोलर द्रव्यमान होता है, यानी मोल बराबर कितना, द्रव्यमान यहाँ 12 है, 12 बटा 32 भाग देंगे तो कितना 0.375 मोल होगा। इसलिए ऑक्सीजन 12 ग्राम ऑक्सीजन में कितना आएगा 0.375 मोल। आप देख सकते हैं 12 बटा अगर 32 करेंगे हम लोग भाग देंगे इसको, आराम से आ जाएगा आपका उतना ही 0.375 आ जाएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसमें हम लोग देखते हैं आगे थोड़ा सा, 22 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड में आपको निकालना है। तो कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र लिखेंगे CO2, थोड़ा सा लिखने में इसमें प्रॉब्लम होता था, इसलिए देखिए CO2 ऐसे लिखेंगे, 2 जोड़ा नीचे रहेगा। C का हम लोग द्रव्यमान जानते हैं, C का अगर इसको डायरेक्ट निकालेंगे हम लोग तो कितना होगा, C का 12 हो जाएगा।
और 6 मोल बराबर क्या है, द्रव्यमान बटा मोलर द्रव्यमान होता है, आपको भी बताया गया है, पहले बताया गया, अभी ऊपर भी बताए थे, कल भी इस संबंधित इस पर हम लोग फॉर्मूला दोनों क्वेश्चन बनाए, पिछले वीडियो में भी बताए थे। अब देख सकते हैं इसमें हम लोग सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड का निकालेंगे मोलर द्रव्यमान, कार्बन डाइऑक्साइड का मोलर द्रव्यमान निकालेंगे, यानी कितना CO2 का, CO2 में हो जाएगा 12 + 2 × 32, देखिए लिख रहे हैं इसमें 12 + 2 ऑक्सीजन है, इसलिए 2 × 32 लिखेंगे, यानी 2 × 32 हो गया, ये हो गया यहाँ पे, यानी 12 + 32, 12 + 32 यानी कितना हुआ, 44 हो गया, 44 हो गया, यानी 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड में मोलों की संख्या 1 है, और 22 ग्राम का निकालना, 22 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड की संख्या कितना, 22/44 भाग देंगे तो कितना 0.5 आ जाएगा। देख लीजिए यहाँ दिया हुआ है 0.5 आ गया, 1 मोल यहाँ आ गया, भाग देंगे तो आ जाएगा यहाँ पे, देख सकते हैं, और यही आपका आया 0.5 मोल, यानी 22 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड में जो होता है कितना 0.5 मोल होगा। आगे क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, इसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 11, 10 मोल जल का द्रव्यमान ज्ञात करें। तो जल का रासायनिक सूत्र जानिए रहे सभी लोग, H2O होता है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगा। 1 मोल जल का द्रव्यमान कितना, H2O, H 2 गो है, ऑक्सीजन 1 गो है, यानी 2 × 1 + 1 × 16, यानी 16 और 2 कितना होगा, 18 हो गया। 10 मोल जल का द्रव्यमान 10 × 18 180 ग्राम होगा, ये तो पूरा आसान है। अब आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 12, उदाहरण के साथ परिभाषित करें। थोड़ा सा लंबा है क्वेश्चन, इसमें हम लोग देखेंगे, लेकिन उदाहरण के साथ परिभाषित करें। संयोजकता, वैलेंसी इसमें हम लोग देखते हैं, दिया हुआ है परमाणु अपने अंतिम कक्ष में अष्टक प्राप्त करने के लिए आपस में इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी, उनको ग्रहण या उनका त्याग करते हैं। परमाणु के बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों के अष्टक बनाने के लिए जितनी संख्या में इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी या स्थानांतरण होता है वह उस तत्व की संयोजकता या शक्ति अर्थात संयोजकता कहलाता है। संयोजकता शक्ति या संयोजकता, आपको इसमें थोड़ा सा मैं बता रहा हूँ कि जैसे कैसे होता है। देख लीजिए कि हम लोग जब किसी भी देखते हैं इसमें, जैसे KLMN होता है, जैसे पहला जो होता है उसमें पहला ये हो गया, इसमें 2 होता है, 2 KLMN होता है, पहला में 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, दूसरा में 8, तीसरा में 8 और चौथा में जो होता है 18 होता है। आप देख सकते हैं इसमें कि 2 पूरा होगा, फिर 8 पूरा होगा, फिर 8 पूरा होगा, फिर 18 होगा। तो इसमें अगर किसी में क्या होता है कि पूरा कंप्लीट नहीं हो पाता है, अगर 2 है तो ठीक है, 2 नहीं है, अगर मान लीजिए इसमें हम लोग देखते हैं 2 पहला में है, 7 नहीं लेते हैं, इसमें हम लोग 6 ले लेते हैं। अब देख लीजिए 6 इसको करते हैं। अब देखिएगा इसमें क्या करते हैं कि 6 को 8 पूरा करना है तो क्या करेगा कि 2 इससे मांगेगा, तो 6 और 2 8 हो जाएगा, यानी इसका इससे ले रहा है तो अष्टक पूरा हो जा रहा है, यानी अष्टक पूरा हो रहा है तो इसका जो वैलेंसी इलेक्ट्रॉन की संख्या है 2 होगा। कितना होगा, 2 होगा, इसलिए कि 6 था, 6 2 इसमें से ले लेगा। लेकिन अगर कहीं यहीं पे 6 के स्थान पर क्या कहते हैं 4 रहेगा तो फिर उसमें देना पड़ेगा, उसको 3 रहेगा तो देना पड़ेगा। मान लीजिए कि 4 से कम अगर है तो देगा और 4 से ज़्यादा है तो लेगा। अब देखिए दूसरा देखते हैं हम लोग, संभारिक आइसोबार। 2 तत्वों कैल्शियम परमाणु 20 और आर्गन परमाणु 18 में प्रोटॉनों की संख्या भिन्न भिन्न, लेकिन दोनों तत्वों के द्रव्यमान 40 है, यानी तत्वों के इस जोड़े के अणुओं में कुल न्यूक्लियनों की संख्या समान है। अलग अलग परमाणु वाले तत्वों को जिनकी द्रव्यमान संख्या समान होती है संभारिक कहलाती है। ये बस ऐसी समझिएगा, सम माने बराबर, भारिक माने भार। वैसे तत्व जिसके परमाणु भार या बराबर होते हैं, परमाणु द्रव्यमान बराबर होते हैं, उसको लोग संभारिक कहते हैं। आप लिख सकते हैं, तब कोई दिक्कत नहीं है। 2 तत्व कैल्शियम परमाणु संख्या 20 और आर्गन परमाणु का 18 में प्रोटॉन की संख्या भिन्न भिन्न है, लेकिन तत्वों के द्रव्यमान संख्या 40 है, यानी बराबर होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग संभारिक कहते हैं। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13।
टीकाकरण क्यों आवश्यक है? टीकाकरण करने का कारण बच्चों को संक्रामक रोग होने की संभावना को कम करना है। इसके अलावा अगर अधिकांश लोग प्रतिरक्षित किए जाते हैं और इससे प्रतिरक्षित हो जाते हैं तो इससे समुदाय में संक्रामक रोगों को फैलने की खतरा कम हो जाती है, जिससे व्यक्तियों और समुदायों के स्वास्थ्य की रक्षा होती है। टीकाकरण एक आवश्यक है। जैसे अभी कोरोना काल में सभी लोग, जब तक टीका नहीं आया तब तक हम लोग अंदर रह रहे थे कि कहीं फैल ना जाए, लेकिन जब भी टीका आया था, टीका जब ले लिए तो हम लोग में कोरोना होने की जो संभावनाएं हैं वह बहुत कम हो गई है। आप देख सकते हैं कि कोरोना काल में कि हम लोग सभी टीका ले लिए, अगर नहीं भी लिए होंगे तो सभी बच्चे ले लेंगे ताकि आप भी कोरोना मुक्त हो जाए। आप देख सकते हैं इसमें, इसलिए टीकाकरण आवश्यक है। अब तो टीकाकरण बच्चा पेट में रहता है उसी समय से प्रारंभ हो जाती है, बहुत सारा का टीका होता है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 हम लोग, नाइट्रोजन स्थिरीकरण क्या है? नाइट्रोजन स्थिरीकरण क्या है? इसके बारे में भी सभी लोग कुछ ना कुछ हम लोग जानते हैं। जैसे देखते हैं गांव घर में हम लोग देखते हैं कि लेयूमन पौधे का मतलब कि दलहन की जड़ों में ग्रंथियाँ होती है। इस ग्रंथियों में राइजोबियम जीवाणु उपस्थित होते हैं। ये जीवाणु नाइट्रोजन को नाइट्रेट में परिवर्तन कर देते हैं जो मिट्टी में घुल जाते हैं। यह प्रक्रिया नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कराता है। जैसे जितने भी दलहन होते हैं, दलहन माने कहने का मूंग हो गया, मसूर हो गया, चना हो गया, दाल हो गया, चना हो गया, अरहर हो गया, इस सब के जब अगर जड़ उखाड़िएगा तो उसमें बुनका रहता है थोड़ा ऊंचा, तो उसी को हम लोग बोलते हैं क्या चीज़? राइबोसोमल जीवाणु पाया जाता है जो कि नाइट्रोजन को नाइट्रेट में परिवर्तन करने का काम करता है और यह बना इसी को कहते हैं हम लोग। आगे है सेक्शन बी, क्वेश्चन नंबर आप देख सकते हैं 15 से शुरू हो रहा है। किन्हीं 3 प्रश्नों का 15 से 19 तक 5 क्वेश्चन है और उसमें हम लोग क्या करेंगे, कितना बनाना है? मात्र 3 क्वेश्चन। पहला है यांत्रिक ऊर्जा क्या है? इसके 2 प्रकार क्या हैं? 15 केजी द्रव्यमान की एक वस्तु 4 मीटर प्रति सेकंड के एक समान वेग से गतिशील है तो वस्तु की गतिज ऊर्जा कितनी होगी? देखते हैं पहला हम लोग इसमें यांत्रिक ऊर्जा। कार्य करने के लिए किसी वस्तु में विद्यमान गतिज व स्थितिज ऊर्जा के योग को यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। बहुत अच्छा। यांत्रिक ऊर्जा किसे कहते हैं? गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के योग को हम लोग यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। अगर यांत्रिक ऊर्जा को सरल शब्दों में कहें तो किसी वस्तु में विद्यमान गति और स्थितिज के कारण ऊर्जा को वस्तु की यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। आप देख सकते हैं बहुत अच्छा से इसमें लिख दिया गया है। यांत्रिक ऊर्जा जो होता है गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा के बराबर होता है। इनके 2 प्रकार के होते हैं। गतिज ऊर्जा जो है, यांत्रिक ऊर्जा जो है गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के योग के बराबर होता है। आप इसको इंडिकेट कर रहे हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे और याद करेंगे। इसमें कुछ नहीं लिखना है। यांत्रिक ऊर्जा अगर कहा जाता है तो गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के योग के बराबर लिख देंगे, मामला पूरा समाधान हो जाएगा। अब देखिए इसके 2 प्रकार होते हैं। गतिज ऊर्जा के बारे में हम लोग कल से भी पढ़ते आ रहे हैं। किसी वस्तु में उसकी गति के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसको हम लोग गतिज ऊर्जा कहते हैं। किसी वस्तु में उसके गति के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसे गतिज ऊर्जा कहते हैं। स्थितिज ऊर्जा, किसी वस्तु में उसकी विशेष स्थिति अथवा विकृत अवस्था के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसे हम लोग स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। यानी स्थिति के कारण जो होती है उत्पन्न उसको स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। अब अगला प्रश्न था इसमें 15 केजी द्रव्यमान की एक वस्तु 4 मीटर प्रति सेकंड, यही ना, 4 मीटर प्रति सेकंड के एक समान वेग से गतिशील है तो वस्तु की गतिज ऊर्जा कितनी होगी? तो आप देख सकते हैं इसमें फॉर्मूला हम लोग जानते हैं। गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी बराबर जानते हैं ना सभी लोग, 1/2 mv² होता है। देखिए पीछे मैं बताया हूँ और यही है। यानी आपके पास m बराबर कितना दिया है? 15 kg दिया है। वस्तु का वेग v बराबर दिया है कितना? 4 मीटर प्रति सेकंड दिया है। तो आप देख सकते हैं कि हम जानते हैं कि m द्रव्यमान और v वेग वाले गतिज ऊर्जा के ई बराबर होता है 1/2 mv²। या था वस्तु की गतिज ऊर्जा 1/2 15 गुना 4 गुने 4, यानी आप देख सकते हैं इसको 1/2 लिखते हैं। 1/2 14 ×
15 इंटू 4 यानी आप इसमें फार्मूला में बैठा देंगे, एकदम आसान हो जाएगा। 2 से 4 को काट दीजिए, आराम से हो जाएगा। देखिए कैसे होता है। के बराबर 1/2 15 गुना 1/2 15 गुना 4 गुना 4 1/2 15 गुना 4 गुने 4 कर देते हैं। 4 से काट देंगे, 2 से 4 को काट देंगे 2 टाइम्स में, यानी 15 गुना 30 चुका 20 से 120 आ गया। यानी अतः वस्तु की गतिज ऊर्जा जो है 120 जूल होगी, यानी 120 जूल होगी। अब अगला देखते हैं हम लोग, इसमें प्रश्न आएगा। अब आगे है, हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे। सामान्य मनुष्य के कानों के लिए श्रव्यता प्रसार क्या है? किसी ध्वनि स्रोत की आवृत्ति 100 हर्ट्ज है तो 1 मिनट में यह कितनी बार कंपन करेगा? बहुत बढ़िया क्वेश्चन। सामान्य मनुष्य के कानों के लिए श्रव्यता प्रसार जो होता है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक होती है। यानी सबसे कम अगर 20 है, अगर 20 से कोई कम बोलता है तो हम लोग नहीं सुन सकते हैं, लेकिन कुत्ता लोग सुन सकते हैं। आगे देखते हैं हम लोग। आवृत्ति कितना? 100 हर्ट्ज बराबर होता है 100 कंपन प्रति सेकेंड। कितना होता है? 100 हर्ट्ज बराबर कितना? 100 कंपन प्रति सेकेंड, यानी 1 मिनट में कितना? 60 सेकेंड। 1 मिनट में कंपनों की संख्या कितना? 100 गुना 60 यानी 6000 होगा। आप देख सकते हैं इसमें। आगे पुनः देख लीजिए। 100 हर्ट्ज बराबर कितना होता है? 100 कंपन प्रति सेकंड। 1 मिनट में कितना? 60 सेकंड। अब 1 मिनट में कंपनों की संख्या 100 गुना 60 यानी 6000 होगा। अब अगला हम लोग देखेंगे इसमें। अगला प्रश्न है, थोड़ा सा आगे बढ़ रहा है। छः 6000 हो गया इसमें। क्वेश्चन नंबर 17 थोड़ा सा लंबा है भी, आप स्क्रीनशॉट लेते चलेंगे। देखिएगा, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के गुणों की तुलना करें। कॉलम बना के भी तुलना किया जा सकता है, ऐसे भी। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन के बारे में देखते हैं हम लोग। इलेक्ट्रॉन पर इकाई ऋण आवेश होता है। इलेक्ट्रॉन पर क्या होता है? इकाई ऋण आवेश होता है। एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान हाइड्रोजन के एक परमाणु के द्रव्यमान का 1/1840 होता है। यानी कितना होता है? 1/1840। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों निश्चित ऊर्जा स्तरों पर चक्कर लगाते हैं। इलेक्ट्रॉन जो हैं नाभिक के चारों निश्चित ऊर्जा स्तरों पर चक्कर लगाते हैं। इन्हें स्मॉल ई द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। इन्हें क्या चीज़? स्मॉल ई द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। अब आगे देखते हैं इसमें हम लोग न्यूट्रॉन में क्या है? न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता है, यह उदासीन होता है। न्यूट्रॉन का द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान के बराबर होता है। न्यूट्रॉन का द्रव्यमान जो है प्रोटॉन के द्रव्यमान के बराबर होता है। न्यूट्रॉन नाभिक में स्थित होता है। इसे स्मॉल n के द्वारा निरूपित किया जाता है। याद रखिएगा, इलेक्ट्रॉन पर माइनस होता है, इस पर कोई आवेश नहीं होता है, तो प्रोटॉन पर क्या होगा? प्रोटॉन पर क्या होगा? धन आवेश होगा ना। प्रोटॉन पर इकाई धन आवेश होता है। प्रोटॉन का द्रव्यमान हाइड्रोजन के द्रव्यमान का कितना? 1.007335 के बराबर होता है, यानी बहुत बड़ा। जो हम लोग इलेक्ट्रॉन से प्रोटॉन निकाले थे, प्रोटॉन नाभिक में स्थित होता है, इसे P द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। B हाइड्रोजन के समस्थानिक D, H, D एंड T के लिए निम्नलिखित में पाए जाने वाले अपरमाणु कणों की सारणी बनाए। देखिए, प्रोटीनियम के होता है H, लिखते हैं हम लोग 1, इलेक्ट्रॉन 1, प्रोटॉन 1 और न्यूट्रॉन क्या चीज़ 0। अब देखिएगा इसमें ड्यूट्रियम D को D से 1 इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन 1 और जो न्यूट्रॉन होता है वो भी 1 होता है। लेकिन ट्राइटिनियम जो होता है T11 और इसका न्यूट्रॉन की संख्या इसमें कितना होता है? 2 होता है।
आप इतना कर लेंगे पूरा 5 नंबर आ जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। इसलिए कि सभी लोग इतना करें, बहुत अच्छा है। अब आगे देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है इसमें ए टेबल, आप एक बार ज़रूर देख लेंगे क्योंकि इसमें HDT के लिए बहुत ही विस्तृत से समझाया गया है। आगे अब हम लोग देखते हैं इसमें क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, आप इसमें मृदा के निर्माण की प्रक्रिया को विस्तार रूप से करें। मृदा के निर्माण में सभी लोग जानते हैं हमारे मृदा के निर्माण के लिए की प्रक्रिया में विस्तृत रूप से करें। मिट्टी बनाने के लिए पहला जो काम करता है मिट्टी, सूर्य क्या करता है कि पत्थर को गर्म करता है जिससे वे प्रसारित होता है। रात के समय सिकुड़ जाता है, इससे उसमें दरार पड़ जाती है और वह टूट जाता है। सूर्य के प्रकाश से क्या होता है कि पत्थर गर्म होता है और वह सिकुड़ फैलने के कारण वह टूट जाता है, और टूटता है तो वह मिट्टी ऑटोमेटिक बनेगा। दूसरा, जल महत्वपूर्ण है मिट्टी बनाने के लिए। जल मिट्टी के निर्माण में 2 तरीका सहायता करता है। सूर्य के ताप से बनी दरार में पानी भर जाता है, जो यदि जम जाता है तो वह दरार को चौड़ा कर देता है, लेकिन यदि पानी बाद में जमता है तो वह दरार को और भी चौड़ा करेगा, क्योंकि वह जमा हुआ पानी पत्थर के छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है। तेज गति से बहता पानी पत्थर के टुकड़ों को बहा ले जाता है, जिससे आपस में टकराकर टूटकर और छोटे हो जाते हैं। इस प्रकार मिट्टी अपने मूल पत्थर के स्थान से काफ़ी दूर चला जाता है। हवा भी सहायता करता है। जैसे मान लीजिए कि तेज़ हवा अगर है तो हवा में पत्थर के टुकड़े आपस में टकराकर छोटे छोटे टुकड़ों में बंट जाते हैं। आप देख सकते हैं इसमें क्या है, हवा भी सहायता करती है। सूर्य, जल, हवा और जीव का होता है कि जैसे जंगल में जीव जाते हैं, जंगल में जानवर लोग भी जाते हैं चरने वरने, जैसे जीव भी मिट्टी के बनाने की प्रक्रिया में प्रभावित करते हैं। लाइकेन पत्थर की सतह पर उगते हैं और पत्थर को चूर्ण कर देते हैं। जैसे जीव भी होते हैं जो कि पत्थर पर अगर उग गए, पेड़ पौधा भी अगर उग जाते हैं तो पेड़ पौधा पत्थर को तोड़ देते हैं, और इस प्रकार वह मिट्टी के बारीक के रूप में बदलता है और धीरे धीरे चेंज हो जाता है। अब इसका हम लोग लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, संक्रमण के कारण एवं उससे बचाव के उपाय। आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। संक्रमण के कारण एवं उसके बचाव। देखिए इसमें जीव, फिर एक बार समझिए, जीव भी मिट्टी के बनाने की प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं। लाइकेन पत्थर की सतह पर उगते हैं, जो पत्थर को चूर्ण के रूप में बदल देते हैं और मिट्टी की परत का निर्माण करते हैं। इस प्रकार मांस भी मिट्टी के बारीक करने में काम आते हैं। ये हो गया सब, इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। अब अगला हम लोग लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुत लंबा हो रहा है वीडियो, इसलिए इसको शॉर्ट किया जाएगा। संक्रमण के कारण एवं उनके बचाव। संक्रमण रोग फैलने के कारण संक्रमित व्यक्ति के स्वस्थ व्यक्ति से संपर्क में आने से, जैसे कोई भी व्यक्ति को संक्रमण है पहले से, जैसे हम लोग कोरोना काल की बात करते थे, कोरोना काल में जिसको कोरोना हुआ रहता था तो स्वस्थ व्यक्ति के संपर्क में आता था तो वह छींकता या खांसता था, तो उसमें कोरोना के जो लक्षण थे उससे ट्रांसफ़र हो जाते थे उसमें, खांसी, छींक, थूक के माध्यम से। जैसे अगर किसी को खांसी है, अगर थूक दिया अगल बगल, अगर आप वहाँ से जाते हैं गुजरते हैं या उस पर मक्खी बैठ के आपके भोजन पर बैठता है तो इससे भी फैल सकता है। सूक्ष्मजीव जैसे जीवाणु, विषाणु, कवक, परजीवी जंतु आदि से भी होता है। यानी इसमें कहा गया था कि संक्रमण से अगर बचना है तो मास्क है ज़रूरी, 6 फीट की दूरी बनाए रखने के लिए 3 फीट की कम से कम बोला गया था, उसी प्रकार है। आगे संक्रमण रोग से बचाव के उपाय। परजीवी तथा जीवाणुओं को पोषक तथा पहुंचाने से रोकना। परजीवी तथा जीवाणु को पोषक तक पहुंचने से रोकना। जैसे मान लीजिए खाना हम लोग रखे हुए हैं और कहीं संक्रमित व्यक्ति थूक दिया है, वहाँ से माछी बैठता है, मक्खी बैठेगा या कोई भी जीवाणु बैठेगा और आपके खाना पर जाकर बैठ जाएगा, तो उसके पैरों के तरह उसका जो उसमें से जो जीवाणु होता है वह भोजन में चल जाता है, और भोजन जब हम लोग ग्रहण करते हैं तो हम में हो जाता है। प्रतिरक्षक को पोषक में बढ़ाना। जैसे कहने का मतलब प्रतिरक्षक, हम लोग जैसे
आते हैं कहीं से तो प्रतिरक्षक जैसे हैंड वाश ये सब रखते हैं, चाहे कपड़ा वपड़ा धोने की जो व्यवस्था है, बाहर से आए तो कपड़ा को आपको धो करके थोड़ा सा उसमें डिटॉल उटॉल डाल कर क्लियर कर देंगे ताकि प्रतिरक्षक क्षमता उसमें बढ़ जाए। और टीका द्वारा टीका अगर है, टीकाकरण करते हैं तो हो जाएगा। और सभी लोग से आग्रह होगा कि अगर वीडियो को पहली बार देखना है तो आप चैनल